हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद हिमांशी। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में अब तक हम सारा कुछ इसके बेसिक्स के बारे में जान चुके हैं, साथ में जान चुके हैं क्या रेट लॉ के बारे में। रेट लॉ में क्या क्या सीखा आपने? इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में जाना, डिफरेंशियल रेट लॉ के बारे में जाना, साथ में उन इक्वेशंस का यूज़ ग्राफिकल मेथड में किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से ग्राफ शो करते हैं, आपने वो सारी चीज़ें जानी। और क्या सीखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब हम उसी में आगे बढ़ते हैं और कुछ थ्योरीज़ के बारे में जानना है, जिसमें सबसे पहले जो अपनी थ्योरी आती है वो आती है आर्हेनियस थ्योरी, या जिसी को बोलते हैं अपन आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन की ज़रूरत क्यों है? आर्हेनियस ने जो आपको बताया था क्या, रेट कांस्टेंट का रिलेशन किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। आपको यदि याद हो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको एक ग्राफ दिखाया था, मैंने समझाया था, जिसमें आपको ग्राफ था रेट और टेम्परेचर के बीच में, जहां आपको मैंने वो सॉल्व करते टाइम बताया था जब भी आपके पास ग्राफ आए और टेम्परेचर के साथ आपको रिलेशन बताना हो तो किसका यूज़ करना है? आर्हेनियस इक्वेशन का। तो आज हम वही आर्हेनियस इक्वेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या थी आर्हेनियस इक्वेशन? आर्हेनियस इक्वेशन आपके पास थी K = A e⁻⁻ आर्हेनियस इक्वेशन थी आपके पास ये। उसने बताया कि रेट कांस्टेंट आपका बराबर होता है किसके? A × e⁻⁻ के, जहाँ पर ये K क्या होता है आपका? K होता है रेट कांस्टेंट, और T क्या है? T आपके पास है टेम्परेचर, E क्या है आपके पास? एक्टिवेशन एनर्जी, और ये A क्या है? A है आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, अब देखिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यों बोल रहे हैं इसको? ये एक्सपोनेंशियल से जस्ट पहले दिया हुआ फैक्टर है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब यहाँ क्वेश्चन आता है इस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की यूनिट क्या होगी? तो देखिए E क्या है? एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल क्वांटिटी है। क्या किसी मैथमेटिकल क्वांटिटी की कोई यूनिट होती है? क्या आप जब मैथ्स में कोई भी नंबर बोलते हो, 2 बोलते हो, लॉग बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, कोई यूनिट बोलते हो साथ में, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। इसका मतलब अब इसकी यूनिट किस पर डिपेंड करेगी? K पर डिपेंड करेगी। जो भी यूनिट K की होगी वही यूनिट क्या होगी? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की होगी। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी? A के यूनिट की बात। अब यहाँ पे आर्हेनियस ने इक्वेशन दे दी, तो अब हमें देखना है कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है रेट कांस्टेंट पर किस तरीके से पड़ रहा है, या रेट पर किस तरीके से पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, अब टेम्परेचर को इंक्रीज़ कीजिए। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से EA/RT इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। ये क्या है आपके पास? E⁻⁻ जिसे आप बोल सकते हो क्या? 1/E⁻⁸ ठीक है। अब आपकी इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, तो इसकी पूरे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। आपकी जो नीचे वाला फैक्टर है इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो इस ओवरऑल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से E⁻⁻ की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। और आपका K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? इसके। तो ये वैल्यू जब इंक्रीज़ होगी तो K की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से आपके रेट कांस्टेंट में क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है, रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, रिएक्शन रेट क्या होती है? बढ़ जाती है। तो जब भी आपके पास आए क्वेश्चन आपको दिखे किस किस के बीच में है? रेट और टेम्परेचर के बीच में, तो वहाँ आपको कौन सी अप्रोच लगानी है? आर्हेनियस इक्वेशन की अप्रोच लगानी है। तो ये हुआ अभी बेसिक इस आर्हेनियस इक्वेशन का। अब इस आर्हेनियस इक्वेशन को किस किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ से देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से आप इसे में लीजिए क्या? लॉग दोनों साइड लीजिए। तो ये क्या है? इसको अभी एक तरफ इस तरीके से लिखिए। ये क्या है? log A × log B। log A × log B को किस तरीके से खोलना सिखाया था आपको? log A + log B। तो उस तरीके से खोलिए। ये आपके पास आएगा इस तरीके से। ये यहाँ पर क्या किया मैंने? जब आप यहाँ से लिखोगे log A + log B, ये यहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंशियल है। तो अब तक आपको याद होना चाहिए कि लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बची हुई जो भी पावर में
आपके पास क्वांटिटी होगी वो आती है, ये क्या है माइनस EA/RT। तो ये यहाँ से आपके पास इस तरीके से आ गया। अब क्या है कि इसका मतलब K की डिपेंडेंस किस पे आ रही है, टेम्परेचर पे आ रही है। यदि मैं आपके लिए दो टेम्परेचर दूं एक ही रिएक्शन के लिए, अलग अलग टेम्परेचर पर दो रेट कांस्टेंट हैं, क्या टेम्परेचर T1 पर आपका रेट कांस्टेंट है K1 और टेम्परेचर T2 पर आपका रेट कांस्टेंट है क्या K2, ठीक है। तो इनके बीच में आप रिलेशनशिप देखेंगे तो इसके लिए आपके पास log K1 किसके बराबर होगा, log A माइनस EA/RT1, क्योंकि इस पूरी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी वही रहने वाली है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी वही रहने वाला है। और log K2 की वैल्यू जो है ये आपके पास हो जाएगी log A माइनस EA/RT2, ठीक है। इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए 1, इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए क्या 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या करना है, इक्वेशन 2 में से माइनस कीजिए इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो अब आपके पास आएगा क्या, log K2 माइनस log ऑफ K1। ये log A से log A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर इसको पूरी तरीके से लिख लीजिए, ये आपके पास हुआ ये और ये आपके पास इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, log A से log A क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। और इसको इस तरीके से नहीं बोला जा सकता, ये क्या है log A माइनस log B। आपको बताया था log A/V क्या होता है, log A माइनस log B। तो वही काम तो किया है यहाँ पर। और यहाँ आपके पास क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये इस तरीके से आपके पास आएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा log K2/K1 EA/R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। तो ये भी क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन ही है। इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। ये क्या है, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। देखिए ये आपकी ये इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, इसे क्यों बोल रहे हैं, आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन थी K = A e⁻⁻ EA/RT। यहाँ से आपने जब इसका लॉग लिया था तो लॉग आपके पास आया था इस तरीके से, ठीक है। अब इसका करते हैं क्या, डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। कीजिए, जब आपका डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, ये, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा आपका पास डिफरेंशिएशन क्या, 0 हो जाएगा। और यहाँ से ये क्या आएगा, ये आपके पास माइनस EA/R कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या करता है, बाहर फेंकता है। देखो इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो डिफरेंशिएशन आप जब करते हैं तो डिफरेंशिएशन अपने कांस्टेंट को क्या करता है, बाहर फेंक देता है और ये आपके पास कुछ इस तरीके से बन के आता है। यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं केवल उसी का होगा, इसीलिए इसे पार्शियल डेरिवेशन यहाँ पे हमने लिया है। तो ये आपके पास हुआ del/del t 1/t, ठीक है। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपके पास x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x⁻n-1। इस 1/t को आप किस तरीके से बोल सकते हो, t इनवर्स बोल सकते हो। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कीजिए तो ये आपके पास आएगा log k माइनस EA/R। अब यहाँ पर क्या होगा, -1 बाहर आएगा, n क्या गया, बाहर आ गया, xt है और -1 तो ये आपके पास आएगा किस तरीके से, ये हुआ, ये आपके पास हुआ del/del t log ऑफ k EA/RT², ठीक है। ये हुआ डिफरेंशियल रेट लॉ किसका, आर्हेनियस इक्वेशन का। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे
डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल किस पर, T1 पर रेट कांस्टेंट K1, T2 पर रेट कांस्टेंट K2। अब आपको पता है डिफरेंशियल रेट लॉ से आपको इंटीग्रेशन किस तरीके से करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के थ्रू। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। और अब यहाँ से आप कीजिए क्या, इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में ये क्या है, ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा बाहर आने वाला है और इसके लिए लिमिट क्या है आपके पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ इसका जो इंटीग्रेशन इसका जो इंटीग्रेशन होगा, जिस तरीके से लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को काटते हैं ना, उसी तरीके से डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा क्या, लॉग ऑफ के, और ये इसकी आपने लगा दी क्या, लिमिट। ये इस तरीके से आया। और इसका जो इंटीग्रेशन होगा आपके पास, इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या बताया था, x की पावर n+1 ओवर n+1। ये क्या है, इस तरीके से। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इसे यहाँ पे सॉल्व करके वहाँ डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो ये आपके पास आएगा -1 ओवर टी। तो इसे -1 ओवर टी यहाँ के यहाँ पुट कर दूँ, ये क्या आया, -1 ओवर टी। अब इसे कीजिए सॉल्व। तो लिमिट्स में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये जो वैल्यू होती है ना अपर और लोअर को, उसे यहाँ पुट करना होता है। सेम यहाँ पर करेंगे, ये माइनस को तो आप बाहर रख दीजिए और यहाँ देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको यदि थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, ये हुआ आपके पास log K2 ओवर K1। और यदि मैं यहाँ से माइनस को कॉमन लूँ तो ये क्या हुआ, 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2। तो देखिए ये किस तरीके से आया, इंटीग्रेशन से ही तो आया। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, जिससे आप दो मेथड से निकाल सकते हो, एक इंटीग्रेशन करके और दूसरा डायरेक्ट लॉग वाले फॉर्मूले में K1 T1 और T2 पर K की वैल्यू को पुट करके। तो ये हुआ आपका आर्हेनियस इक्वेशन का पूरा मेथड, पूरा डिटेल्ड स्टडी। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट के की डिपेंडेंस दी हुई है किस पे, टेम्परेचर पे। मैंने क्या बोला, जब भी रेट या रेट कांस्टेंट की डिपेंडेंस टेम्परेचर पे आए तो दिमाग में क्या आना चाहिए, आर्हेनियस इक्वेशन आनी चाहिए। आगे आर्हेनियस इक्वेशन, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। उसने ये डिपेंडेंस दी हुई है कुछ इस तरीके से, क्या दिया हुआ है, वैल्यू आपके पास है log k इज इक्वल टू -5000 ओवर t। ये क्या है, केल्विन में है। देखिए इसको जो है, इसका कंपैरिजन करेंगे अपन आर्हेनियस इक्वेशन से जो हमने लॉग में लिखी थी। ये क्या लिखी थी, log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA ओवर RT, ठीक है। अब इसे कंपैरिजन कीजिए, देखिए log k की जगह पे log k है। ये वाली टर्म कहाँ पर है, ये वाली टर्म देखो ये रही आपके पास, यहाँ पर 1 अपॉन टेम्परेचर है, ये 1 अपॉन टेम्परेचर है। इसका मतलब -EA ओवर RT की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, -5000 अपॉन टी। ये यूनिट क्या है, केल्विन की है। और log a की जगह पे आपको क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन में जो है निकालना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ से देखिए एक्टिवेशन एनर्जी इजीली निकल जाएगी, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल आउट, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ये माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास आएगी 5000 केल्विन इंटू आर, ठीक है। अब आपको ये आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और आपको एनर्जी चाहिए किस में, जूल में। तो रेट कांस्टेंट जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप किस में रखोगे, जूल में। जूल में इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए जूल में इसकी वैल्यू होती है आपके पास EA इज इक्वल्स टू 5000 केल्विन 8.314, और इसकी यूनिट होती है आपके पास जूल, केल्विन इन्वर्स, मोल इन्वर्स। अगर आप चीज़ें सही लगाओगे ना तो यूनिट से भी आपको पता चल जाएगा आप आंसर सही कर रहे हो कि नहीं। देखो कैसे आपको आंसर चाहिए, किलो जूल पर मोल में। यहाँ केल्विन इन्वर्स से केल्विन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे देखिए आपके पास क्या आएगा, ये इस तरीके से आपके पास ये आंसर आएगा।
ये आया जूल मोल इनवर्स में, और आपको चाहिए किसमें, किलो जूल में, तो किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, के से डिनोट करते हैं, किलो जूल जो होता है अपना, तो ये हो गया आपके पास किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ गई, 41.57 किलो जूल पर मोल। तो यही आपका इस क्वेश्चन में निकालना था और ये आपका हुआ आंसर। अब देखिए आगे क्या होता है, इस इक्वेशन को और किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। तो आपके पास आरएनएस इक्वेशन थी इस तरीके से, यदि मैं कहूँ आपका टेम्परेचर क्या है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। टेम्परेचर टेंडिंग टू इनफाइनाइट होने का क्या मतलब हुआ, EA/RT की वैल्यू क्या होगी, ये टेंडिंग टू हो जाएगी 0। इसके 0 होने का मतलब क्या है, 1/EA/RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब A के बराबर आ जाएगी, क्योंकि इस 1 को जब आप यहाँ पुट करोगे तो K किसके बराबर आ जाएगा, A के बराबर आ जाएगा। क्या आप यही काम इसके साथ नहीं कर सकते, यदि T की वैल्यू 0 के टेंडिंग टू क्या हो, 0 हो, तो अब यहाँ से EA/RT T टेंडिंग टू 0 है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगी। और यहाँ से आपके पास जब ये वैल्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो 1/इनफाइनाइट होगा, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और इस केस में K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। यानी कि टेम्परेचर टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो रेट कांस्टेंट प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बराबर आएगा, और टेम्परेचर टेंडिंग टू 0 है तो रेट कांस्टेंट 0 होगा। इसका मतलब रिएक्शन रेट बहुत कम हो जाएगी, बहुत ऐसा लगेगा कि रिएक्शन हो ही नहीं रही है। सेम केस आप एक्टिवेशन एनर्जी के साथ भी कर सकते हो। किस तरीके से, देखिए यदि आपने एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दिया, यानी आपकी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अब बहुत ज़्यादा है। हम जब से ये एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं, ये होता क्या है, देखो इसे यहाँ पर पहले थोड़ा सा समझते हैं, इसे आप प्रैक्टिकली भी निकाल सकते हो। ये आपकी रिएक्शन प्रोग्रेस है और ये आपका यहाँ पर है क्या, एनर्जी। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और ये इसके पास खुद की क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और उसके पास जो खुद की काइनेटिक एनर्जी मौजूद है रिएक्टेंट की, उसको बोलते हैं अपन क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी को यदि मैं E1 नाम दूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर। तो अब देखो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए ये एनर्जी बैरियर पार करना पड़ेगा। इस एनर्जी बैरियर को जो मॉलिक्यूल पार करेंगे वही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो इस एनर्जी बैरियर को ही अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपने क्या कर दिया, ये एनर्जी जो बैरियर है बहुत ज़्यादा कर दिया है। बहुत ज़्यादा करने का मतलब क्या है, अब बहुत ही कम मॉलिक्यूल होंगे, या फिर बोल दो एक हाथ से ही एटम्स होंगे, एक हाथ से ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे जो इस एनर्जी बैरियर को पार कर पाएंगे और प्रोडक्ट में क्या होंगे, चेंज होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन रेट बहुत कम हो गई, टेंडिंग टू 0 हो गई। इस चीज़ को अपन यहाँ से भी देख सकते हैं। किस तरीके से, ये आपने कर दिया टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो माई EA/RT क्या हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, और E1/EA/RT, अब ये क्या हुआ, ये 0 हो गया, और K की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं और जनरली भी समझ सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बैरियर बहुत ज़्यादा हो गया तो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की रेट बहुत कम हो जाएगी, टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। और आप यदि इस एनर्जी बैरियर को कम कर देते हो, घटा के टेंडिंग टू 0 कर देते हो, अब क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्टेंट के जो इस एनर्जी बैरियर को क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। इसका मतलब रिएक्शन रेट बहुत ज़्यादा हो गई, क्या हो गई, टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो गई। इस चीज़ को आप यहाँ से भी समझ सकते हो। कैसे, अब आपने किया एक्टिवेशन एनर्जी टेंडिंग टू 0,
ये ज़ीरो करने का मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, 1 हो गई, और k क्या हो गया, a के बराबर हो गया, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बराबर आ जाएगा। जो हम कह रहे थे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो वैल्यू किसके बराबर होगी, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बराबर होगी। एक बात ध्यान रखना, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है इसे रिएक्टेंट से ही लेना यहाँ से, और ये इतनी ही एनर्जी को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ये हुई किसकी, फॉरवर्ड रिएक्शन की। अब जब भी किसी भी रिएक्शन की फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी निकाल रहे हो तो वो किस किस के बीच की एक्टिवेशन एनर्जी होगी, उस रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है वो और उसका जो एनर्जी बैरियर है उसके बीच का जो एनर्जी गैप है उसी को क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हुआ आपका क्या, आरएनएस इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में इस आरएनएस इक्वेशन के आगे जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो क्या चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट का क्या इफेक्ट होता है वो पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।